प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जुलाई 2024 कक्षा 10 विषय हिंदी का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसका हल करेंगे। तो जैसे हम हल करते हैं प्रश्न पत्र को, प्यारे बच्चों आपको पता है प्रश्न पत्र में शुरू में आपका नाम लिखने की जगह अनुक्रमांक लिखने की जगह समय और कुछ निर्देश दिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को। तो पहला प्रश्न खंड कैसे है, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर सही विकल्प पर टिक का सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है। तो सही जवाब है हमारा 3 प्रकार की। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, वह पद कहलाता है। हमारा सही ऑप्शन है पद। प्रश्न 2 है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं उनके हमने उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अगर इसके उदाहरण देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ मैं और स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। संज्ञा की परिभाषा देखकर उसके भेदों के नाम लिखिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरणतः पुस्तक, दिल्ली, वृक्ष, घृणा आदि। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हिमालय, राम, करनाल आदि। यहाँ पर व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम ये आए हैं। नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा जैसे मनुष्य, नगर, पुस्तक आदि। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा जैसे अच्छाई, मिठास, बुराई, भलाई आदि। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। चौपाई एक मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं आने चाहिए। समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। समकल से तात्पर्य 2 या 4 मात्राओं का समूह तथा विषमकल से तात्पर्य 3 मात्राओं का समूह। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जो आपकी हनुमान चालीसा है उसमें शुरू में और अंत में दोहे दिए गए हैं। अगर आपको दोहे का उदाहरण लिखना हो तो आप वहां से दोहे लिख सकते हैं, आपको लगभग याद रहता ही है। और बाकी पूरी हनुमान चालीसा जो है वो चौपाई के उदाहरण हैं। तो आप किन्हीं भी पंक्तियों को, हनुमान चालीसा की 2-4 कोई भी पंक्ति आप लिखते हैं तो वो चालीसा का उदाहरण बन जाती हैं। प्रश्न 3 और प्रश्न 4 में से किसी एक को करना है। इसमें आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। नैतिक पतन, देश का पतन, चुनाव में मतदान का महत्व, राष्ट्रीय एकता। तो यहां पर हम राष्ट्रीय एकता पर निबंध लिखेंगे। किसी भी निबंध को लिखने से पूर्व उसके संकेत हमें याद रहने चाहिए। उसकी जो हेडलाइंस हैं उनको ही हम आगे विस्तारित रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर संकेत है भूमिका, भारत में उत्पन्न समस्याएं, दूषित राजनीति, असमानताओं में समानता, उपसंहार। तो भूमिका में लिखते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से लोगों का मिलकर कार्य करना संगठन कहलाता है। संगठन ही सभी शक्तियों की जड़ है। एकता के बल पर ही अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है। एकता एक महान शक्ति है। एकता के बल पर ही छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। जिस परिवार में एकता होती है वहां सदा सुख, समृद्धि एवं शांति रहती है। एकता के बल पर बलवान शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। छोटे छोटे जीव जंतु भी संगठन के बल पर कार्य पूर्ण कर लेते हैं। मधुमक्खियां एकत्रित होकर एक बहुत बड़े रस के पिंड का निर्माण कर लेती हैं। अल्पानामापि वस्तूनां संघाति कार्य साधिका, तूणे गुणत्वमान्य है वध्यन्ते मत हस्तिन है। अर्थात छोटी छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है। जैसे छोटे छोटे तृण, छोटे छोटे
रोए जो है रस्सी के रूप में परिणित हो जाते हैं तो उससे मतवाले हाथी भी बांधे जा सकते हैं। एकता वह शक्ति है जिसके बिना कोई भी देश, समाज तथा संप्रदाय उन्नति नहीं कर सकता। एकता के अभाव के कारण ही हम लोग सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों के गुलाम रहे। हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उन्होंने मनमाने अत्याचार किए, भारत की संस्कृति पर कुठाराघात किए। उन लोगों ने हमारे मान मर्यादा लूटी। हम प्रतंत्रता की बेड़ियों में इस प्रकार जकड़ गए कि उनसे मुक्ति की कल्पना ही संदिग्ध, संदेह प्रति होने लगी। भारत में उत्पन्न समस्याओं पर हम नजर डालेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं। इनमें सांप्रदायिक समस्या प्रमुख है। हमारे देश का विभाजन भी इसी समस्या के आधार पर हुआ। कुछ स्वार्थी तत्वों ने देश में सांप्रदायिकता की आग फैला दी, जिससे हम आज तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और प्रगति के लिए राष्ट्रीय एकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक वर्ग में एकता के बिना देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। वर्तमान देश में अनुशासन तथा आपसी सहयोग के वातावरण की बहुत आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। तो तीसरी हेडिंग है इसकी, दूषित राजनीति। कुछ वर्षों से हमारे देश में दूषित राजनीति से विषैला वातावरण बनता जा रहा है। धर्मांधता के कारण, मतलब धर्म में अंधे होने के कारण लोग आपस में झगड़ रहे हैं। अपने अपने स्वार्थों में लिप्त लोग आपसी प्रेम को भूल रहे हैं। स्वार्थ की भावनाओं, प्रांतीयता एवं भाषावाद के कारण राष्ट्रीय भावना प्रभावित हुई है। हमारे देश के लोगों में संकीर्णता की भावना पनप रही है और व्यापक दृष्टिकोण लुप्त होता जा रहा है। इसलिए विश्व बंधुत्व की भावना अपने परिवार तक ही सीमित होकर रह गई है। अगर किसी ने प्रयास भी किया तो वह प्रदेश स्तर तक ही जाकर असफल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर, असम आदि प्रदेशों में नरसंहार के किस्से सुनने को मिलते हैं। इन सब के लिए वे स्वार्थी नेता जिम्मेदार हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। असमानताओं में समानता। अनेक विषमताओं के होते हुए भी जब हम राष्ट्रीय एकता के विषय में विचार करते हैं तो पता चलता है कि इस राष्ट्रीय एकता के कारण धार्मिक भावना, आध्यात्मिकता, समन्वय की भावना, दार्शनिक दृष्टिकोण, साहित्य, संगीत और नृत्य आदि अनेक ऐसे तत्व हैं जो देश को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। बस सरकार और जनता को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आज राष्ट्रीय एकता के लिए व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का प्रबंध करना आवश्यक है। शत्रु पक्ष पर कठोर दंड नीति लागू की जाए। पुलिस की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रखा जाए। आज सभी संगठनों को मिलकर राष्ट्रीय एकता के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता राष्ट्रीय एकता पर आधारित है। इसके अभाव में हमारी स्वतंत्रता भी असंभव है। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करने चाहिए। एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता की रक्षा करनी चाहिए, जिससे हम और हमारे वंशज स्वतंत्रता की खुली हवा में सांस लेते रहें। यद्यपि विघटन की प्रवृत्ति हमें झकझोर देती है और राष्ट्रीय एकता को संकट सा प्रतीत होने लगता है, परंतु देश की आत्मा बलपूर्वक एक रूपता को प्रकट कर देती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई संकट आता है तो पूरा देश धर्म, जाति, भाषा आदि भेदों को भुलाकर एक पंक्ति में खड़ा हो जाता है। जैसे कारगिल की घटना को लें, कोरोना की घटना को लें, तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता का हमें अभूतपूर्व उदाहरण देखने को मिलता है। अंत में निष्कर्ष या उपसंहार के रूप में हर्ष की बात यह है कि आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्र की आय का 3% व्यय कर रहा है और हमारी भारत सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हम अपने देशवासियों से यह निवेदन कर रहे हैं कि वे अपने पूर्वजों के समान ही एकता के सूत्र में बंध जाएं, क्योंकि सही अर्थ में देश की उन्नति ही आपकी अपनी उन्नति है। तो ये था प्यारा बच्चों हमारा निबंध। हमने राष्ट्रीय एकता पर इस निबंध लिखा। हमारे प्रश्न पत्र में पत्र आएंगे विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए।
तो उन पत्रों को हमने लिखना है, 2 में से 1 पत्र करने हैं। तो यहाँ पर जो विषय दिया गया है, परीक्षा में नकल न करने की सलाह देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए अथवा चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर हम चरित्र प्रमाण पत्र लेने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। तो पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें होती है प्यारे बच्चों, इसकी शुरुआत, मध्य और अंत जो है हमारा सही होना चाहिए। कहाँ पर कोमा आएगा, कहाँ पर पूर्ण विराम आएगा, क्या हेडिंग लिखनी है, क्या विषय लिखना है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। सेवा में कोमा प्रधानाचार्य महोदय, कोमा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कोमा आगे भी शहर का नाम जो भी आप लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर भिवानी दिया गया है। विषय बहुत महत्वपूर्ण है ये लिखना। विषय चरित्र एवं सदाचार प्रमाण पत्र देने हेतु प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 9वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। मैं कक्षा में प्रथम रहा था। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कैथल में हो गया है। मुझे वहाँ नए स्कूल में दाखिला लेना है, नए विद्यालय में दाखिला लेना है। उस स्कूल के नियम के अनुसार पिछले स्कूल द्वारा जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, लगाना होगा, तभी मुझे नए स्कूल में दाखिला मिलेगा। आदरणीय महोदय, मैं विद्यालय की हॉकी टीम का कप्तान रहा हूँ तथा विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा हूँ। मैं स्कूल साहित्य परिषद का उप प्रधान भी रहा हूँ। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन गतिविधियों का उल्लेख करते हुए आप मुझे चरित्र एवं सदाचरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। सह धन्यवाद। तो जब भी हमने पत्र लिखना है प्यारे बच्चों, उसमें हमें बताना है कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं और क्यों आपको प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद आपको अपनी जो खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी बताना है। अंत में सह धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका नाम, आपकी कक्षा, आपका क्रमांक और दिनांक, तो ये हमने लिखने हैं। खंड है जो कि प्रश्न 5 के रूप में हमारे सामने आएगा, जिसमें क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर दिए गए होंगे। यहाँ पर हमें सही उत्तर को देखकर उस पर टिक का निशान लगाना है। योग का संदेश गोपियों को किसके समान लगा? तो सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। रे नृप बालक कालवश परशुराम द्वारा ये शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किए गए थे? लक्ष्मण के लिए। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदनुर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करवी ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तीन ही लय सोपो, जिनके मन चक्री। हारिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए। काने काने जकरी से क्या अभिप्राय है? काने काने जकरी से अभिप्राय है गोपियां सोते जागते और स्वप्न में केवल कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। गोपियों ने उद्धव को कौन सी व्याधि लेकर आने पर उलाना दिया है? योग साधना रूपी व्याधि। किसका मन चक्री के समान कहा गया है और क्यों? जिसके मन में दुविधा और भटकन हो, जिनकी कहीं कोई आस्था न हो, उनके मन चक्री के समान कहा गया है। योग के संदेश को किसके समान बताया गया है? योग के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। तो प्रश्न 7 अथवा प्रश्न 8 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था यहाँ पर, तो हमने दोनों का कोशिश की है। तो प्रश्न 7 में काव्य सौंदर्य। प्रश्न 7 काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखावे कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। तो इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। इस पद में कवि ने बताया है कि लक्ष्मण परशुराम के वचनों पर हंसकर व्यंग्य कर रहा है, जिससे परशुराम का क्रोध बढ़ रहा है। लक्ष्मण ने परशुराम को बड़ा योद्धा कहकर और फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देने की बात कहकर उन पर तीखा व्यंग्य किया है। कहने का तात्पर्य है कि गरज गरज कर अपनी वीरता का वर्णन करना व्यर्थ है। इसमें कोई व्यक्ति वीर नहीं बन जाता। वीरता बखान करने का नहीं, अपितु कुछ कर दिखाने का गुण है।
इस पद में लक्ष्मण द्वारा परशुराम की अभिमान युक्त वाणी और डींग हाँकने का मजाक उड़ाया गया है। वीर रस का सुंदर वर्णन हुआ है। जहां वीरता हो वहां वीर रस होता है। दोहा एवं चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। अवधी भाषा का विषयानुकूल प्रयोग किया गया है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का अत्यंत सार्थक प्रयोग देखने को मिलता है। अवधी भाषा का विषयानुकूल प्रयोग किया गया है। तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अत्यंत सार्थक प्रयोग देखने ही बनता है। अनुप्रास, पद, मैत्री, उपमा आदि अलंकारों के प्रयोग के द्वारा काव्यांश को सजाया गया है। भाषा ओज गुण संपन्न है। तो प्रश्न 8 देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत प्रयास से आपके लिए वीडियो तैयार होती है, तो इस प्रयास को आप अपने तक सीमित न रखें। पहले तो स्वयं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अन्य जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 6ठी कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं, जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके साथ इस चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, प्रश्न उत्तर हैं, अन्य जानकारियां हैं, वो आपको भेजी जाती हैं, शेयर की जाती हैं। तो आप भी इन महत्वपूर्ण जानकारियों को स्वयं तक न रखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आपको ये प्रयास पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको लाइक अवश्य करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, अपने सुझाव अवश्य इसमें दें। तो इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा रणभूमि में ही वीरता दिखाता है, अपना गुणगान नहीं करता फिरता, कायर ही अपनी शक्ति की डींगे हाँकते हैं। अगला खंड गय में क्षितिज के गद्य खंड से प्रश्न दिए गए हैं। चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? तो सही उत्तर है हमारा हवलदार साहब। बाल गोविंद भगत कितने वर्ष से ऊपर के होंगे? 60 वर्ष से ऊपर के। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? तो नवाब साहब ने सीट के नीचे से पानी का लोटा उठाया था कीड़े धोने के लिए, आपको याद ही होगा। प्रश्न 10 अथवा प्रश्न 11 में से किसी एक का उत्तर देना है यहाँ पर। तो प्रश्न 10 को पढ़ते हैं पहले। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद पर बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता, होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से। और गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के हमने उत्तर लिखने हैं प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न जो है कि इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताना है हमने। तो पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गर्मियों में बाल गोविंद भगत संजा करते थे। संजा का अर्थ है प्यारे बच्चों, वो अपने भक्तों की एक मंडली बिठा लेते थे और उसमें कीर्तन करते थे। गर्मियों में बाल गोविंद भगत क्या करते थे? गर्मियों में बाल गोविंद भगत संजा करते थे। प्रेमी मंडली कौन थी? उसका क्या काम था? प्रेमी मंडली में बाल गोविंद भगत का आदर करने वाले गांव के ही लोग थे। वे शाम को बाल गोविंद भगत के पास भजन कीर्तन करने आते थे। मन तन पर हावी हो जाता का क्या अर्थ है? मन तन पर हावी हो जाता का अर्थ है कि बाल गोविंद भगत के संगीत का जादू सबके मन में इतना आनंद भर देता था कि सभी उठकर नाचने लगते। होते होते किस प्रकार का क्षण आ जाता था? होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं।
तो स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का आता है। प्यारे बच्चों, एक साहित्यिक परिचय लिखना होता है। यहाँ पर हमने स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है। आप इसको देखकर अन्य जीवन परिचय के बारे में भी अपनी रूपरेखा बना सकते हैं। स्वयं प्रकाश जी हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। उन्हें कहानी लेखन में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन राजस्थान में बीता था और नौकरी भी उन्हें राजस्थान में स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान। उनके जीवन का अधिकांश समय राजस्थान में ही व्यतीत हुआ। वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात भोपाल में स्थायी। वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादन मंडल से भी जुड़े रहे। सन 2019 में इनका निधन हो गया। अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें स्वयं प्रकाश जी की, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान। उपन्यास की बात करें तो बीच में विनय तथा ईंधन। प्रमुख पुरस्कार जो उन्हें प्राप्त हुए, उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं की। श्री स्वयं प्रकाश की कहानियों और उपन्यासों में मध्यम वर्ग के जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए विद्वान उन्हें मध्यवर्गीय जीवन शैली के महान चितेरे कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। उनकी कहानियों में कस्बों की जीवन शैली का बहुत बड़ी कुशलता एवं कलात्मकता से अभिव्यक्त हुआ है। वे देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध हैं। वे मनुष्य के आचरण में ही देशभक्ति देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जातिगत भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान हैं। वे सामाजिक विकास के मार्ग में आने वाली हर बुराई, रूढ़ी व अंधविश्वास को जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। भाषा शैली की बात करते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। उन्होंने लोक प्रचलित तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। उन्होंने वर्णनात्मक एवं संवादात्मक शैलियों का सफल प्रयोग किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में रचित उनकी कहानियां हिंदी की वाचक परंपरा को समृद्ध करती हैं। नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता है? नेताजी की मूर्ति कस्बे के बाजार के मुख्य चौराहे पर स्थापित की गई थी। लोग जब भी नेताजी की मूर्ति को देखते तो उन्हें नेताजी का आजादी प्राप्ति के दिनों वाला जोश और उत्साह याद आ जाता है। लोगों को नेताजी के नारे याद आ जाते हैं, जिससे लोगों के मन में देश प्रेम की भावना भरपूर जागृत हो जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा तथा दिल्ली चलो, नेताजी की मूर्ति को देखकर देश निर्माण की भावना उत्पन्न हो जाती है। खंड घ जो कृतिका भाग 2 से है। माता का अंचल पाठ का मूल भाव उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। माता का अंचल पाठ में लेखक की बाल्यावस्था का अत्यंत आकर्षक रूप में चित्रण किया गया है। लेखक ने बताया है कि उसे अपने माता पिता का भरपूर स्नेह मिला है। बचपन में कितनी निश्चिंतता और भोलापन होता है, इसका साक्षात रूप पाठ में देखने को मिलता है। बच्चे अपने खेल में तल्लीन होकर खेलते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा व जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है, जिसमें उसे पूर्णतः सफलता भी मिली है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा जाता है? कारण एवं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्योंकि वह स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर स्थान है। इसे देखकर लोग अपने आप को ईश्वर के निकट समझते हैं। वहां उन्हें अद्भुत शांति मिलती है। खंड अ आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी चैनल पर आपको आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा जो कक्षा 6 से 8 तक है, मध्यमा कक्षा 9 और 10 के लिए, और उत्तरा कक्षा 11 और 12 के लिए उनके जो अध्याय हैं उनके प्रश्न उत्तर और अध्याय को भी समझाया गया है। तो आप इस चैनल के अन्य वीडियो में उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी अवश्य करें। बहुत मेहनत लगती है किसी वीडियो को बनाने में, तो आपके लिए ये एक प्रयास किया जा रहा है।
ईश्वर ही अपरिवर्तनीय सत्ता है, इसे उदाहरण देकर सिद्ध करें। परिवर्तन के क्रम में ईश्वर की सत्ता ही है जो शाश्वत, स्थिर, अपरिवर्तनीय आधार है। इस बात को तो विज्ञान भी सिद्ध करता है कि परिवर्तन तभी संभव है जब आधार अपरिवर्तनीय हो। पंखा चलता है लेकिन तभी जब बीच में धुरी एक्सल स्थिर होती है, उसी के चारों ओर पंखे के पर यानी ब्लेड्स घूमते हैं। किसी भी वाहन के पहिए घूम रहे होते हैं किंतु वहां भी मध्य में स्थित धुरी होती है। ऐसे ही परमात्मा इस लगातार परिवर्तनशील संसार की धुरी है जो स्थिर है, जिसके आधार पर यह संसार चल रहा है। अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे एक जैसी मेहनत करते हैं परंतु सभी की उपलब्धि में अंतर होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? कक्षा में सभी बच्चों का मनोबल का स्तर अलग अलग होता है, एकाग्रता का स्तर अलग अलग होता है। सभी बच्चे जब अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं या वो स्वयं पढ़ रहे होते हैं तो उनका कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता जो है अलग अलग होती है। कुछ बच्चों का ध्यान जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो इधर उधर रहता है, खुद स्वयं भी पढ़ते हुए वो सिर्फ रट रहे होते हैं, उनका ध्यान किताब में नहीं होता। तो एकाग्रता का स्तर जिसका जितना अच्छा होगा उसको उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। इसलिए बच्चे समान मेहनत करते हैं परंतु उनकी उपलब्धि में अंतर होता है। अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष क्या स्वीकार किया? अर्जुन ने प्रार्थना के स्वरों में भगवान के समक्ष स्वयं को मोह, निराशा और उलझन में डूबा हुआ स्वीकार किया है। गीता में 3 प्रकार के आधार कौन से हैं, उनका परिणाम क्या है? गीता में कर्म की सफलता के जो आधार बताए गए हैं उन तो पहला है अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ है कार्य करने का विचार। किसी भी कर्म को करने के विचार का पहला आधार धर्म होना चाहिए। धर्म का अर्थ है नीति, न्याय, सद्गुण, परहित की भावना, मानवता। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम जिंदगी में कोई भी कार्य करें तो हमारा पहला विचार कि हमें जो कार्य करना है वो हमारा नीति पूर्वक हो, न्याय पूर्वक हो, उसमें अच्छे गुण आए, दूसरे की भलाई की भावना हो, मानवता की भावना हो, तभी हमें कोई कार्य करना चाहिए। केवल धन इकट्ठा करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उद्देश्य रहेगा, इस विचार से हम कार्य करेंगे तो धन इकट्ठा करने के लिए तो हम नैतिक अनैतिक कोई भी कार्य करेंगे। लेकिन अगर हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए कोई विचार प्रकट करेंगे, धर्म का आश्रय लेकर करेंगे तो हमारा कार्य जो है वो एक मानवता का और सही कार्य कहलाएगा। दूसरा आधार है कर्ता। कार्य को करने वाला कर्ता अपने कार्य में कुशल, समर्पित, निष्ठावान और अनुभवी हो। जो भी कार्य करने का विचार आपको आया है तो उस कार्य में आपको अनुभव भी हो और आप उसके प्रति निष्ठावान भी हो। तीसरा है करण यानी साधन। कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास समुचित साधन होने चाहिए। समुचित साधनों का होना, इसके अतिरिक्त कार्य करने के प्रयास और दैव कृपा यानी हमारा भाग्य, परमात्मा की कृपा, इसका महत्वपूर्ण आधार है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार धर्म के मार्ग पर चलते हुए, कार्य करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना है, जिससे अनुभव और सफलता दोनों निश्चित रूप से मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये था कक्षा 10 का जुलाई सेट 2024 का हल प्रश्न पत्र। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस प्रयास को, आपका सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे यूं ही अपना प्यार देते रहें चैनल को। ये आपका अपना चैनल है प्यारे बच्चों, हिंदी जर्नी विद वी भटनागर। हिंदी के विभिन्न विषयों पर आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। तो इस जानकारी को, इस अच्छाई को केवल अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, और मैं अभिभावकों और अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी बच्चों के साथ इसे शेयर अवश्य करें ताकि सभी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले किसी विषय पर शीघ्र ही।